गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका आपके कमल फिजिक्स गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कल का जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पूर्णांतर परावर्तन, और हमने ये भी देखा था कि पूर्णांतर परावर्तन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्त होती हैं और कुछ क्रांतिक कोण का मान भी ज्ञात किया था, जैसे जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, कांच के लिए कितना होता है। तो इन टॉपिकों पर हम कल चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो पूर्णांतर परावर्तन है उससे संबंधित कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, या पूर्णांतर परावर्तन को हम किन किन उदाहरणों से और समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बात करें पूर्णांतर परावर्तन के उदाहरण। तो अपना टॉपिक क्या है? एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको TIR आपको शॉर्ट मिल जाएगा, यदि आपको कहीं TIR लिखा मिल जाए किसी न्यूमेरिकल में, क्योंकि इसको पूर्णांतर परावर्तन को शॉर्टली TIR लिख देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि उसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, पूर्णांतरिक परावर्तन से है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, उदाहरणों में बात की है तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपके इसमें NCERT पाठ्यक्रम में केवल 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन हम 4-5 की बात कर लेंगे क्योंकि ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये जो उदाहरण है इसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला उदाहरण क्या है वो समझ लेते हैं। पूर्णांतर परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अब देखो समझ लेते हैं पूर्णांतर परावर्तन उदाहरण कौन कौन से। नंबर 1, सबसे पहले बात की जाए तो मृग मरीचिका। मृग मरीचिका आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा शब्द, ये मरीचिका क्या है? तो सामान्यतः ये कहा जाए कि जैसे आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि जो सड़क होती है, डाबर सड़क होती है, तो उस पर काफ़ी अधिक दूरी पर, मैं गर्मियों के दिनों की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा लगता है कि आगे कहीं सड़क पर पानी भरा है या जल सा महसूस होता है कि नहीं। तो वो एक मृग मरीचिका का उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसका नाम ऐसे बड़ा अजीब सा क्यों रखा, मरीचिका, वो भी मृग से संबंध कैसे है? तो मृग मरीचिका इसका नाम क्यों रखा गया? भाई फिजिक्स में इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसको मृग मरीचिका नाम दिया गया? तो इसको समझ लेते हैं। तो मृग मरीचिका क्या है? तो ये पूर्णांतर परावर्तन का एक उदाहरण है, मृग मरीचिका। तो पहले तो ये समझ लेते हैं मृग मरीचिका होती क्या है, फिर ये समझ लेंगे कि मृग मरीचिका इसको नाम क्यों दिया। तो देखो समझ लेते हैं कि जैसे रेगिस्तानी भागों में बात की जाए, ये तो मैंने उदाहरण दिया था अभी आपको, सड़क पर जैसे गर्मियों के दिनों में एक काफ़ी अधिक दूरी पर हमें ऐसा लगता है कि आगे कोई पानी भरा हुआ है क्या, ऐसा महसूस होता है, जबकि वास्तव में वहाँ कोई पानी नहीं होता। जब आप वाहन से कहीं जा रहे हों तो दूरी पर गर्मियों के दिनों में ऐसा लगेगा पानी भरा है, और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो वो एक जो घटना हम प्रेक्षित करते हैं, ऐसा जिस कारण से होता है वो है मृग मरीचिका, और पूर्णांतर परावर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा ही रेगिस्तानी भागों में भी होता है। जो रेगिस्तानी भाग होते हैं, उन रेगिस्तानी भागों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में रेत गर्म हो जाता है। भाई गर्मियों के दिनों में रेत गर्म होगा, तो जब रेत गर्म होगा तो जो ज़मीन है जहाँ रेत है, तो रेत से कुछ ऊंचाई पर तापमान अधिक होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ ये रेत है, ठीक है, और ये गर्म हो गया, तो इसकी कुछ ऊंचाई तक तापमान अधिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। आपको पता है रेत जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ इसकी कुछ ऊंचाई तक इसका ताप कैसा है, बहुत ज़्यादा है, और उससे ऊपर जाने पर ताप में कमी आ रही है। आप कहोगे कि सर ये यहाँ ताप क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जब इसने ऊष्मा का अवशोषण किया, रेत ने क्या किया, ऊष्मा का अवशोषण, जो सूर्य से ताप आ रहा है उसका अवशोषण इसने किया, और फिर उसका क्या कर रहा है, उत्सर्जन भी कर रहा है। तो इसके कुछ निकटवर्ती क्षेत्र में ताप अधिक हो गया। तो ताप बढ़ने से गैस के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ती है। जब गैस के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ गई तो ये माध्यम कुछ निकटवर्ती क्षेत्र है वो विरल माध्यम बन जाएगा। इस रेत के निकटवर्ती क्षेत्र मतलब ऊपर का थोड़ा सा एरिया क्या बन जाएगा, विरल माध्यम बन जाएगा। उससे ऊपर कौन सा हो जाएगा, सघन माध्यम। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेत गर्म हो रहा है, तो उसके समीपवर्ती वायु संपर्क में आ रही है, वो उनके गति ऊर्जा बढ़ रही है, तो विरल माध्यम की भांति व्यवहार कर रही है, उसके संपर्क की गैस है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका कुछ एरिया तो क्या बन गया, विरल माध्यम, इससे ऊपर का एरिया क्या बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा।
तो अब रेगिस्तानी भागों में भी ऐसा ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सड़क पर जो झिलमिलाता हुआ पानी से दिखाई देता है गर्मियों के दिनों में, ऐसा ही वहाँ भी होता है। क्योंकि रेगिस्तानी भागों रेत गर्म हो गया तो प्रोसीजर सेम होगा कि नहीं होगा। रेत गर्म हो गया तो वहाँ कुछ निकटवर्ती वायु विरल माध्यम की भांति व्यवहार करेगी उससे ऊपर की सघन माध्यम की भांति, जिससे वहाँ पूर्णांतर परावर्तनीय घटना होगी। उस पूर्णांतर परावर्तनीय घटना द्वारा हमें ऐसा लगेगा कि आगे कोई जलाशय है। जलाशय मतलब जल स्रोत है, कोई जल भरा हुआ है, क्योंकि हमें जल सा दिखाई देता है। सड़क तो छोटी सी है तो उस पर आपको नहीं, जब एक एरिया इतना बड़ा हो तो इतने बड़े एरिया को जब कोई देखेगा तो आपको क्या लगेगा कि आगे तो ढेर सारा पानी है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये एक भ्रम है। ये क्या है? एक भ्रम है, और वो भी कैसा भ्रम है? दृष्टि भ्रम। देखने में हमें क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो रेगिस्तानी भागों, देखो मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता समझा देता हूँ कि माना कहीं वृक्ष खड़ा है, रेगिस्तानी भागों में कहीं क्या खड़ा है? वृक्ष खड़ा है। तो कोई दूर खड़ा व्यक्ति उस वृक्ष को देख रहा है, तब उसको कैसा महसूस होगा? वो वृक्ष कैसे दिखाई देगा वो समझ लेते हैं। कि जैसे ये रेगिस्तानी भाग का तल है, तो यहाँ कोई वृक्ष खड़ा है। क्या खड़ा है यहाँ? वृक्ष। तो वृक्ष बना लेते हैं एक बढ़िया वाला। यहाँ क्या खड़ा है? एक वृक्ष। ठीक है, अब इस वृक्ष को यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति प्रेक्षित कर रहा है, देख रहा है दूर से खड़ा होकर के। और गर्मियों के दिन है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, रेत अत्यधिक गर्म हो चुका है। तो उस स्थिति में रेत के समीपवर्ती एरिया विरल हो गया, उसके ऊपर का एरिया सघन हो गया। अब ये दर से खड़ा व्यक्ति जब इस वृक्ष को देखेगा तब क्या होगा? देखो, कोई वस्तु कब दिखाई देती है? जब प्रकाश किरण वस्तु से हमारी आंखों तक आती है। तो प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? वृक्ष से। वृक्ष से ऐसे जाएगी। अब ये ऊपर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम। और रेत के समीपवर्ती एरिया कौन सा हो गया? विरल माध्यम। विरल, चलो इसको थोड़ा उधर लिख लेते हैं। ये एरिया कौन सा है? विरल माध्यम। अब देखो, प्रकाश किरण सघन से किस में आ रही है? विरल में। मैंने आपको पूर्णांतर परावर्तन की घटना के लिए एक आवश्यक शर्त बताई थी कि प्रकाश किरण सदैव सघन से विरल में प्रवेश करेगी, वो भी क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, तभी पूर्णांतर परावर्तन होगा, अदरवाइज पूर्णांतर परावर्तन नहीं होगा। तो ये सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, शर्त का पालन कर रही है। तो कोई तो एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यह आपतित होगी सघन से विरल में। उस स्थिति पर हमें यहाँ खड़ा, यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको वृक्ष कैसे दिखाई देगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरण आई और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो गया इसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। प्रकाश किरण का क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रकाश किरण आ तो ऐसे रही थी पर, लेकिन यहाँ सघन से विरल में प्रवेश किया क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर। एक कोई ना कोई तो कंडीशन ऐसी बनेगी, क्योंकि ऐसा हमें ऑलवेज तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक विशेष कंडीशनों में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि यहाँ दो शर्तों का पालन होता है। मैंने आपको बताया था पूर्णांतर परावर्तनीय घटना में दो शर्तों का पालन होता है। तो अब एक बात बताओ, प्रकाश किरण यहाँ तक तो आ ही नहीं पाई, सीधी सघन से विरल में आ रही थी, लेकिन सघन से सघन में ही क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी वस्तु हो तो वो हमें सीधी दृष्टि रेखा में दिखाई देती है। कोई भी वस्तु हो वो हमें सीधी दृष्टि रेखा में दिखाई देती है। तो इस व्यक्ति की सीधी दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी? इस व्यक्ति की सीधी दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी? यही तो होगी। ये इस व्यक्ति की क्या हो गई? सीधी दृष्टि रेखा। अब यहाँ इसको ये वृक्ष कहाँ दिखाई देगा? देखो वो सीधा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वस्तु कहाँ दिखती है? मैंने आपको बताया सीधी दृष्टि रेखा में। वस्तु सदैव कहाँ दिखाई देती है? सीधी दृष्टि रेखा में। तो ये वृक्ष कहाँ पहुँच गया? नीचे पहुँच गया। तो प्रॉब्लम, तो किसी व्यक्ति को वृक्ष कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे की ओर। देखो ये वृक्ष, इसकी छाया कहाँ बन गई? नीचे। अब एक बात बताओ, ऐसे वृक्ष की छाया कहाँ बनती है? इस प्रकार से देखो, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति यहाँ से जो देख रहा है, इस व्यक्ति को यह वृक्ष कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है।
और नीचे जल दिखाई दे रहा है क्योंकि ताप तो है ही, जल दिखाई दे रहा है, जल में ये वाला वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये तो घटना ऐसी हो रही है जैसे कोई जलाशय है, जलाशय के किनारे पर वृक्ष खड़े हैं और उनकी छाया किस में दिखती है, जलाशय में दिखती है कि नहीं। अरे वृक्ष किसी जलाशय के किनारे लगे हुए हैं और उनको यदि कोई व्यक्ति प्रेक्षित करता है, दूर से खड़ा होकर देखता है तो लगता है कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो जल में दिखाई देता है कि नहीं। तो ये उसकी बिल्कुल सेम एज इट घटना है कि नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि ये वृक्ष, नीचे जल भरा हुआ है, कोई जलाशय है, कोई जल स्रोत है, उसके किनारे वृक्ष खड़े हुए हैं और वो किस में दिखाई दे रहे हैं, जल में उनकी छाया बन रही है। इसका मतलब आगे कोई जलाशय है, ऐसा हमें एक दृष्टि भ्रम हो रहा है। मैं दृष्टि भ्रम शब्द यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ वास्तव में नहीं है, यह केवल क्या है, हमारा एक दृष्टि भ्रम है। तो हमें ये दृष्टि भ्रम हो रहा है, इस दृष्टि भ्रम को ही कहेंगे हम मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका बात समझ में आई कि नहीं। मृग मरीचिका क्या एक दृष्टि भ्रम होता है। और ये दृष्टि भ्रम को आपको लिखना कैसे है कि जो मृग मरीचिका की बात करेंगे तो रेगिस्तानी भाग में गर्मियों के दिनों में, ये पॉइंट तो शामिल करने, क्योंकि बिना गर्मियों के दिनों में सर्दियों में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। सर्दियों में घटना होती है लेकिन वो उसमें अलग सिस्टम हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ माध्यम बदल जाते हैं, सघनता बदलता है, जैसे ये इसका उल्टा हो जाता है। तो सर्दियों के दिनों में जैसे किसी समुद्र में नाव चल रही हो सर्दियों के दिनों में, तो उसका उल्टा प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है आसमान में। तो ये भी ध्यान रखना, पूर्णांतीय परावर्तन का उदाहरण कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है कि जो समुद्र में जो नाव चलती है वो उसका उल्टा प्रतिबिंब हमें आसमान में दिखाई देता है सर्दियों के दिनों में, उसका कारण पूर्णांतरिक परावर्तन है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना और हम तो इस पर भी बात करेंगे अब। जैसे ये वृक्ष यहाँ दिखाई दिया, तो देखो आपको लिखना कैसे है कि गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी भाग में, गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी भाग में जब कोई व्यक्ति दूर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब नीचे दिखाई देता है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं होता है। वह प्रतिबिंब आभासी होता है। वह प्रतिबिंब इस प्रकार से लगता है जैसे किसी जलाशय के किनारे वृक्ष खड़े हों और उनका प्रतिबिंब जलाशय में दिख रहा हो। तो इस प्रकार से हमें वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। अतः हमें महसूस होता है कि आगे कोई जल स्रोत है या कोई जलाशय है। हमें इस प्रकार से एक दृष्टि भ्रम होता है और इसी दृष्टि भ्रम को मरीचिका कहते हैं। अब इसका नाम मरीचिका क्यों रखा, ये भी तो समस्या है। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको धार्मिक ग्रंथों की ओर ले जाता हूँ कि जैसे आपने रामायण तो देखा होगा, रामायण में शब्द बता रहा हूँ, शब्द कहाँ से आया कि जैसे रामायण में ताड़का के 2 पुत्र थे, सुबाहु और मारीच, थे कि नहीं। अब सुबाहु और मारीच, सुबाहु को तो पहले ही मार दिया था। अब जो मारीच था, मारीच में एक ऐसा बाण मारा भगवान राम ने कि वो 100 योजन दूर सरयू नदी के पार गिरा था। अब वो वहाँ इतना भक्त हो गया भगवान का कि वो तप जप करने लग गया। अब उसके बाद में, ये तो बहुत पहले की घटना थी, जब वो गुरु के आश्रम में गए थे, भगवान राम और लक्ष्मण जब गुरु के आश्रम में गए थे उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि जब उनको वहाँ तप जप नहीं करने दे रहे थे राक्षस, तो उनको लेने के लिए विश्वामित्र घर पर आए थे और उनको ले गए थे राम और लक्ष्मण को। तब उनकी रक्षा में उन्होंने ऐसे किया था। उसके बाद में जब वो घर वापस लौट आए, सीता स्वयंवर हो गया, उसके सबसे लास्ट में जब सीता मैया जब वहाँ वन में चली गई थी, जब सीता हरण हुआ था, तो वही मारीच जिसको भगवान राम ने बाण मारा था, तो वही मारीच ने किसकी सहायता की थी, रावण की सहायता की थी। रावण ने मारीच रावण का मामा था, तो रावण ने कहा उनसे कि आप हिरण बन जाना और मैं इस प्रकार से अपहरण कर लूँगा उनका। तो इस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की, तो मारीच हिरण बन गया। क्या बन गया, हिरण। तो इसलिए वहाँ से जो शब्द आया, मृग को क्या कहा गया, मारीच। मृग को क्या कहा गया, मारीच कहा गया। ठीक है, तो मृग का पर्यायवाची मारीच कहाँ से हो गया, क्योंकि मारीच क्या बन गया था, मृग बन गया, तो इसलिए मृग को मारीच भी कहा जाने लगा। तो वहाँ अब इसके बाद इसको मृग मरीचिका क्यों कहा गया, क्योंकि रेगिस्तानी भाग में क्या होता है कि वहाँ जो मृग होते हैं, हिरण होते हैं, तो वो हिरण क्या करते हैं कि उनको ये सब सारी फीलिंग होती है। जैसे हमें ये सब कुछ पता चला कि ऐसे वृक्ष है, वृक्ष की छाया उसमें दिख रही है, ये सभी फीलिंग किसको होती है, मृग को होती है। अब मृग को लगता है कि आगे कोई जल स्रोत है, वहाँ जल भरा हुआ है, तो वो वहाँ से पानी पी सकता है। तो पी सकता है तो वो रेगिस्तानी भागों दौड़ करके जाएगा वहाँ,
वहाँ उसको जल नहीं मिलेगा, उसको दूसरी जगह दिखाई देगा, फिर वो वहाँ जाएगा, ऐसे भागते 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 वो अपने प्राण तक त्याग देता है। तो इसको ये मृग को भी ये दृष्टि भ्रम होता है, वह जल की खोज में गर्मियों के दिनों में ऐसे घूमते घूमते अपने प्राण तक त्याग देता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मृग मरीचिका। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इसका लिंक आप ये कह सकते हो थोड़ा सा त्रेता युग की बात है, रामायण, तो तब से ये कह लो कि वहाँ से ये मारीच शब्द आया, जो मृग का पर्यायवाची बना वो मारीच कहाँ से बना, जो मारीच था स्वभाव मारीच दोनों भाई थे वहाँ से आ गया। वहाँ के बाद में फिर ये यहाँ से कनेक्शन कैसे कि रेगिस्तानी भाग में मृग क्या करते हैं कि इस कंडीशन में उनको ऐसा महसूस होता है तो वो दौड़ धूप कर करके वो बहुत थक भी जाते हैं और कुछ तो अपने प्राण भी त्याग देते हैं, क्योंकि उनको तो जल की आवश्यकता होती है और जल स्रोत की खोज में रहते हैं वो, और ये उनको दृष्टि भ्रम परेशान कर देता है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। तो ये पहला उदाहरण हो गया मृग मरीचिका। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखो अगला उदाहरण क्या है कि जो साबुन का बुलबुला होता है, या आप ये कह लो कि जैसे जल है, जल में कोई अंदर कोई बुलबुला है तो वो कभी कभार हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन को समझ लेते हैं, क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जल में चाहे तो कोई साबुन का बुलबुला ले लो या फिर उसमें कोई भी जल का भी बुलबुला बन रहा हो, उसके अंदर हो तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? तो जल में बुलबुले का चमकना। तो दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, जल में बुलबुले का चमकना, जल में बुलबुले का चमकना। देखो जैसे हमारे पास कोई एक टब ले लेते हैं तो उसमें क्या बना देते हैं, एक बुलबुला बना लेते हैं, इसमें क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं। अब देखो इसमें एक बुलबुला बना देते हैं, यहाँ सही है बुलबुला, यहाँ एक बढ़िया वाला बुलबुला है। अब इसमें जल भर लेते हैं। अब देखो कि ये बुलबुला इससे जल में हमें ऑलवेज तो नहीं कह रहा, क्योंकि आपको पता है पूर्णांत परावर्तन घटना के लिए दो आवश्यक शर्त है। तो ये बुलबुला हमें चमक जाता है, कभी कभार हमें ये चमक जाता है, वो आप एक विशेष कोण पर हो गए, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, तो ये चमकेगा ही। तो देखो कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से जल से किस में गई। पहले तो एक बात बताओ, वायु बुलबुले के अंदर क्या भरी है, वायु भरी है कि नहीं भाई, ये जल है, बुलबुले के अंदर क्या है, वायु है। तो जल सघन हो गया, वायु कैसी हो गई, विरल हो गई। तो इस बुलबुले के अंदर का माध्यम विरल है और ये जल है वो माध्यम उसके सापेक्ष कैसा है, सघन है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करे और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करे, तब वहाँ पूर्णांत परावर्तन की घटना होती है। तो यहाँ माना कि पूर्णांत परावर्तन की घटना हुई कोई किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ से देखो सघन से प्रकाश किरण ने कहाँ से प्रवेश किया है, सघन से विरल में, मतलब जल से। अब वो जल में प्रकाश किरण कहाँ से आई, वो बाहर से कहीं से भी आई हो, यहाँ से विरल से सघन में प्रवेश किया होगा। लेकिन इस बुलबुले के अंदर तो सघन से विरल में प्रवेश किया है, तो यहाँ तो पूर्णांत परावर्तन हो सकता है। तो यहाँ जब इस पर ये आपतित होगी प्रकाश किरण सघन से विरल में, तो इसका क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। क्या हो जाएगा इसका, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार से इधर से कोई देखेगा इसको तो क्या हो जाएगा, ये चमकती हुई दिखाई देगी। यहाँ इसको किसी को दिखा दो ये, तो ये कैसी दिखाई देगी, चमकती हुई दिखाई देगी। तो ये आँख बना लेते हैं, यहाँ से ये देखो ये चमकती हुई दिखाई देगी। कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से हमें जल के अंदर जो बुलबुला होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, कारण पूर्णांतरिक परावर्तन। अब आपको इसमें लिखना कैसे है कि जैसे प्रकाश किरण जल से अर्थात सघन माध्यम से बुलबुले में अर्थात विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा वह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर होती है, तब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे हमें बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ये भी तो प्रॉब्लम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वही क्यों चमक रहा है,
तो ध्यान रखना पूर्णांत परावर्तन की घटना में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे पूर्णांत परावर्तन की घटना में जो प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण, दोनों की जो ऊर्जा होगी वो लगभग सेम होगी। दोनों की ऊर्जा कैसी होगी? लगभग सेम होगी। या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांत परावर्तन की घटना में विशेष ऊर्जा हानि नहीं होती है। प्रकाश किरण है या कोई भी सूचना संकेत हो, उसकी ऊर्जा में विशेष हानि नहीं होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है। देखो कोई घटना हो रही है तो उसमें थोड़ी बहुत तो ऊर्जा हानि हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊर्जा हानि नहीं होती है, विशेष ऊर्जा हानि नहीं होती। ध्यान रखना पूर्णांत परावर्तन की घटना में विशेष ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो, यदि वहाँ पूर्णांत परावर्तन हो रहा है तो वो हमें चमकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ ऊर्जा लॉस हो नहीं रहा है। जितनी ऊर्जा उसमें प्रवेश कर रही उतनी हमें दिखाई दे रही है। जैसे जितनी ऊर्जा प्रवेश की और उतनी ऊर्जा हमारे आँख के रेटिना पर गई, उसने संवेदनाएं उत्पन्न की, तो उतनी वस्तु हमें चमकती हुई दिखाई देगी कि नहीं देगी। तो ये हो गया एग्जाम्पल दूसरा। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। ये तो जल है, जल में बुलबुला डूबा हुआ है, तो तब वो हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इस जल में हम एक परख नली डुबो दें, क्या डुबो दें? लैब में जो परख नली होती है, ऐसे प्रैक्टिकल को तो आप भी कर सकते हो। बस जल में क्या डुबोनी है आपको? परख नली डुबोनी है। तो हम इसमें क्या डुबो देते हैं? परख नली डुबो देते हैं। तो परख नली कैसी है? खाली। भाई परख नली कैसी है? ये परख नली डूबी हुई है, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल है, जल में परख नली का चमकना। जल में परख नली का चमकना। देखो जल में परख नली कैसे चमकेगी? अब आप समझ गए होंगे बुलबुले वाली उदाहरण से। कुछ माइंड में आ रहा है कि नहीं कि क्यों चमक रही है? क्योंकि हमें पता है कि जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। परख नली उसके अंदर वायु भरी है, तो जल के सापेक्ष कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। हालांकि हमें इन एग्जाम्पलों के सारे, यदि आपने इन सभी एग्जाम्पलों को ठीक से पढ़ा तो पूर्णांत परावर्तन को कभी नहीं भूलो, क्योंकि हम बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि सघन से विरल में, सघन से विरल में, क्रांतिक कोण से अधिक कोण। तो जब हमें ये दोनों शर्त याद होगी तो फिर पूर्णांत परावर्तन बचा ही क्या, ठीक है। तो यहाँ जैसे जल है, इसमें प्रकाश किरण देखो इस परख नली में प्रवेश करेगी, बाहर से आई होगी, तो विरल से सघन में प्रवेश किया, हमें उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सघन से विरल में जब इस परख नली में प्रवेश करेगी तो उसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो इस प्रकार से यदि प्रवेश कर रही है तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से यदि कोई देख रहा होगा तो उसको ये परख नली कैसी दिखाई देगी? चमकती हुई दिखाई देगी। कोई प्रॉब्लम? भाई प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ प्रवेश करेगी? सघन माध्यम। जल सघन माध्यम में, परख नली में वायु भरी है तो विरल माध्यम में, तो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो उसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो देखो जितनी ऊर्जा इस पर आपतित हुई उतनी ऊर्जा कहाँ हो गई? परावर्तित हो गई। तो जितनी ऊर्जा परावर्तित हो गई तो जो परख नली है वो हमें चमकती हुई दिखाई देगी कि नहीं देगी? तो इसलिए हमें चमकती हुई दिखाई देती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब चौथे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। अब नेक्स्ट उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे ये तीसरा हो गया, चौथा हीरे का चमकना। तो हीरा क्यों चमकता है? उसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। तो हीरा क्यों चमकता है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? कमेंट में सभी बच्चे जल्दी फटाफट आंसर दो। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? हीरे के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? जल्दी बताओ। तो देखो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक बताओ कितना होता है। और फिर बात करेंगे हम किसकी? क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण। अब देखो ये दोनों की डाटा की बात की जाए तो अपवर्तनांक होता है 2.42 और क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.41।
तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक भी काम आता है और क्रांतिक कोण भी काम आता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 और क्रांतिक कोण कितना होता है 24.41। आपको यहाँ 2.41 मिल जाए तो आप ये मत कहना कि ये भाई दशमलव के बाद में ये जो संख्या है ये 43 भी मिल जाएगी, आपको 41 भी मिल जाएगी। तो ठीक है, वहाँ आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अपवर्तनांक कितना याद रखना है 2.42 और 24.41 क्या है क्रांतिक कोण। तो ये तो कंपटीशन का मामला है, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से, तो वहाँ काम आएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये चमकता क्यों है। कि हीरा जो है उसको आपने सुना है कभी कि हीरे की फैक्ट्री होती है जिनमें हीरे को घिसा जाता है, आपने कभी सुना होगा। और नहीं सुना हो तो इतना तो सुना है कि कहते हैं ना कि व्यक्ति जो जितना घिसता है उतना चमकता है। हीरे की तरह व्यक्ति जितना घिसता है उतना चमकता है। घिसने का मतलब व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, अपने आप को जितना ज़्यादा तराशता है, उसकी लाइफ उतनी शानदार होती है। हीरे की जैसी चमक उसकी लाइफ में होती है। तो ये तो शब्द तो सुने होंगे, आपको ये नहीं पता है कि फैक्ट्रियाँ होती हैं, हीरे की घिसाई चलती है, वहाँ इसमें चमक उत्पन्न की जाती है। तो लेकिन ये स्टेटमेंट तो सुना होगा। तो देखो, ये इसकी घिसाई की जाती है फैक्ट्रियों में, वो इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इसके फलकों को इस प्रकार से घिस करके इस प्रकार से चारों तरफ से डिजाइन किया जाता है कि एक बार हीरे में प्रकाश प्रवेश कर जाए, किसी भी एक फलक से हीरे में प्रकाश प्रवेश कर जाए, तो उसके प्रत्येक फलक से, अंदर वाले प्रत्येक फलक से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि जैसे मैं डिजाइन कर देता हूँ एक हीरा, वैसा ही कोई मान लो कि ये क्या है, डायमंड है, हीरा है। अब देखो, इसको चारों तरफ से घिसा करके इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया कि इसके प्रत्येक फलक में से कहीं से भी कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर जाए। जैसे इस फलक में से कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर गई, इस फलक में से कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर गई, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दूसरे फलक से इसमें से जो प्रकाश किरण प्रवेश करी, तो दूसरे फलक में से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के निकल जाएगी, और दूसरे में से भी कुछ प्रकाश किरण प्रवेश करेंगी तो वो दूसरे से निकल जाएगी। तो इस प्रकार से जितने भी फलकों में से प्रकाश किरण प्रवेश करेंगी, वो उस फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के किसी अन्य फलक से बाहर निकलेगी। या कुछ है जिसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, तब वो बाहर निकले। तो इसी प्रकार से जितना भी प्रकाश प्रवेश किया, उसका प्रत्येक फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मैंने आपको कहा है कि जो किरण है उसकी ऊर्जा में विशेष हानि नहीं होती। जितना प्रकाश प्रवेश किया है उसने उतना प्रकाश उत्सर्जित किया है, वो किसके द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, जिसे हीरा में चमकता हुआ दिखाई देता है। कोई प्रॉब्लम? हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है हमें? सबसे पहली बात तो ये कि ये ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हमें चमकता हुआ दिखाई दे, इसको पहले तराशा जाता है, इसको घिसा जाता है, इसके फलकों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इस प्रकार से घिसा जाता है कि इसके फलक, प्रत्येक फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। आपदे प्रकाश किरण इसके क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ही आपदे, तो इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। अब बात आती है लिखने वाला मैटर के लिखेंगे कैसे। तो देखो समझ लो कि पहले जैसे इस फलक में प्रकाश प्रवेश कर गया तो ऐसे निकल गया, किसी में से भी अगर इसमें प्रवेश कर गया तो ये हो सकता है उसका दोबारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, 3 बार हो जाए, फिर भी वो ऐसे निकल गया। कितनी भी बार हो जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो किरण है उसकी ऊर्जा में विशेष हानि नहीं होती है। तो बार बार जगह जगह से ये क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कहीं से भी प्रकाश किरण प्रवेश कर जाए, जैसे मैं यहाँ से प्रवेश करा देता हूँ तो वो ऐसे प्रकाश किरण निकल गई। तो ये किसकी कहानी है, डायमंड की कहानी है। तो डायमंड की कहानी समझ में आ गई कि नहीं। अब ये लिखनी कैसे है एग्जाम में आ गई, तो भाई आपको लिखना कैसे, हीरे का चमकना। अगर एग्जाम्पल आ गया कि हीरा क्यों चमकता है, तो आपको कैसे लिखना है कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.42 होता है, और क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.41 होता है। फिर उसमें लिखना है कि जो हीरा होता है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, या हीरे को इस प्रकार से घिसा जाता है उसके फलकों को, कि उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का प्रत्येक फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और आप इस लाइन को तो किसी में भी लिख सकते हो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो आपतित प्रकाश किरण है उसकी ऊर्जा में विशेष हानि नहीं होती है, जिससे जो प्रकाश किरण है जितनी भी फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है तो उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरण होंगी जिससे हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? आप बस इसका स्क्रीनशॉट क्या लोगे, पर ले लो फिर भी।
अब अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखो 5वां उदाहरण, जैसे आपके पास कोई कांच की स्लेब है। क्या है? कांच की स्लेब। स्लेब का मतलब कांच की सिल्ली। तो आपके पास कोई कांच की सिल्ली है या स्लेब है। अब वो चटक जाए कहीं से, क्या हो जाए? चटक जाए, उसमें दरार पड़ जाए, तो फिर वो वहाँ से चमकती हुई दिखाई देती है। क्यों? तो समझ गए होंगे पूर्णांतिक परावर्तन। अब प्रोसीजर क्या होगा वो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कांच की स्लेब है। क्या है? कांच की स्लेब। और इस कांच की स्लेब में कहीं से ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब यहाँ से तोड़ दो इसको कहीं से। अब शीशा है, टूटना ही है, एक दिन तो टूटना ही है भाई। कांच की स्लेब है तो इसका क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, यहाँ से क्या हो गई? टूट गई। ठीक है। अब मैंने तो इसमें ज़्यादा गैप शो कर दिया है, इतना गैप नहीं है, बहुत ही मामूली गैप है। ठीक है, बहुत मामूली। चटक गई है वो, चटकने के बाद में, पर लेकिन वो चटक गई तो उसमें वायु तो प्रवेश कर गई, करेगी कि नहीं करेगी? तो सीधी सी बात है कि यहाँ क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर और सघन माध्यम से कहाँ जाएगी? देखो पहले तो विरल से सघन में आई, लेकिन हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। सघन से अब कहाँ जाएगी? ये विरल में, क्योंकि इसमें क्या, ये वायु कोश बन गया, तो इसमें क्या भर गई? वायु भर गई। ये मैंने इसको ज़्यादा गैप दे दिया, लेकिन इतना नहीं। चटकेगी तो कितना गैप होगा? बहुत मामूली गैप होता है, लेकिन वहाँ वायु तो प्रवेश कर गई। तो वहाँ जहाँ चटक गई वहाँ वायु प्रवेश कर गई, तो वो तो कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। और ये कौन सा है? सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम जो कोई प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ से जब कोई व्यक्ति देख रहा होगा, तो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो इसको ये कैसी दिखाई देगी? ये जो दरार पड़ी हुई है चमकती हुई दिखाई देगी। तो कोई प्रॉब्लम? तो ये इतना कोई बड़ा ऐसा एक खास उदाहरण नहीं है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। तो यहाँ अपना ये कौन सा 5वां है? तो क्या है कि जो जब कोई कांच चटक जाता है तो उसकी जो दरार होती है वो चमकती हुई दिखाई देती है। तो चटके हुए कांच का चमकना, चटके हुए कांच का, चटके हुए कांच का चमकना, कोई प्रॉब्लम? अरे चटका हुआ कांच क्यों चमकता है? क्योंकि वहाँ जहाँ से चटके जाते हैं वहाँ वायु प्रवेश कर जाती है, और वायु होती है वहाँ, तो वो विरल माध्यम हो गया। कांच से जब, कांच सघन माध्यम हो गया वायु के सापेक्ष, कांच से जब वायु में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो यदि क्रांति कोण से अधिक कोण पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, इससे वो हमें चमकती हुई दिखाई देगी। अब अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। इसके जैसे और समझ लो, जैसे सड़क पर अगर ये आ जाएगा, सड़क पर जो गर्मियों के दिनों में हमें पानी सा दिखाई देता है, वो झिलमिलाता है, वो पानी सा दिखाई देता है, उसका कारण भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि ये पूछ लिया जाए कि सर्दियों के दिनों में जो नाव होती है, नाव आकाश में उल्टी दिखाई देती है, क्यों? तो उसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिकॉज ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको नहीं है, आपके 3 एग्जाम्पल दिए मात्र, लेकिन कोई बात नहीं, ये कॉम्पिटिशन में तो पूछ ही लिए जाते हैं, तो काम आएंगे खूब। तो कांच चटक गया तो वो भी उसकी जहाँ से चटका है वो चमकता हुआ दिखाई देगा, हीरे का चमकना। और कौन कौन से एग्जाम्पल थे? मृगमरीचिका, पानी में अगर कोई बुलबुला है तो वो हमें चमक रहा है, तो कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परखनली को हमने पानी में डुबो दिया, वो चमक रही है, तो कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अब नेक्स्ट उदाहरण की बात कर लेते हैं हम, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु की बात कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। अब बात कर लेते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। 6वां एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु को ठीक से समझ लेना, बहुत काम का है, आपके काम का नहीं तो बच्चों के तो बहुत काम का है, क्योंकि बच्चों के खिलौने बनते हैं, चमकते हैं। आपने मेले में कभी देखा है क्या कि वो एक ऐसा खिलौना आता है जिसको रबड़ में लगा कर ऊपर फेंक देते हैं, वो वहाँ से जलता हुआ ऐसे आता है, तो वो जो खिलौना है उसमें प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। अब प्रकाशिक तंतु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकाशिक तंतु पूर्णांतरिक परावर्तनीय घटना पर आधारित है। और मैंने आपको बताया पूर्णांतरिक परावर्तनीय घटना में ऊर्जा की विशेष हानि नहीं होती है, तो इसलिए जो खिलौने आते हैं उसमें छोटे छोटे सेलों से काम चल जाता है।
छोटे छोटे सेल 4-5 दिन तो चली जाते हैं, क्योंकि वो चमकने वाले खिलौने होते हैं, वो 4-5 दिन बच्चों के चल जाते हैं। अन्यथा उसमें इतनी ऊर्जा कहाँ है, छोटा सा सेल है, उस छोटे सेल में इतनी ऊर्जा नहीं है वो 4-5 दिन चल जाए, लेकिन उसकी बहुत कम ऊर्जा से हमें ज़्यादा लाइटिंग दिखाई देती है। तो वहाँ हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जितनी भी ऊर्जा हमें सेल से मिल रही है वो संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग हम कर सकें। तो वो पूर्णांतर परावर्तन की घटना द्वारा हम उसको अच्छी लाइटिंग दे सकते हैं, किसी भी खिलौने को अच्छा प्रकाश दे सकते हैं, अच्छी चमकदार बना सकते हैं। तो इसलिए खिलौनों में इस प्रकाशिक तंतु का ज़बरदस्त उपयोग किया जाता है। और इससे पहले तो इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, वो आज की डेट में चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी डिज़ाइन क्या है, किस प्रकार से काम करता है और किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। तो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, कौन सा एग्जाम्पल, 6वां है क्या, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जो प्रकाशिक तंतु क्या होता है कि ये पूर्णांतर परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो ये तो फिक्स हो गया कि इसमें एक तो सघन माध्यम होगा, एक विरल माध्यम होगा कि नहीं होगा। तो इसमें एक, अब क्या करेंगे, इसको देखो इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, माना कि हमें एक आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर बना देता हूँ। इस ऑप्टिकल फाइबर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसमें यदि एक बार प्रकाश किरण प्रवेश कर गई, क्या कर गई, एक बार प्रकाश किरण प्रवेश कर गई तो उसका बार बार पूर्णांतर परावर्तन होगा। तो देखो ये हमने क्या बना दिया, ऑप्टिकल फाइबर। मैं आपको बताऊं, आपने भी ऑप्टिकल फाइबर को देखा है। आपको याद दिलाता हूं, आपने शायद जो बच्चे ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते होंगे शायद उन्होंने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा कि जो टेलीफोन की लाइन आती है, टेलीफोन की जो लाइन होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो केबल होती है उसमें देखना कि सफ़ेद से धागे से निकलते हैं कि नहीं। टेलीफोन लाइन की बात कर रहा हूँ, जो पहले जो टेलीफोन लाइन चलती थी, अब तो टेलीफोन बहुत कम रह गए हैं। तो पहले जो लाइन चलती थी उसकी जब केबल को आप देखोगे तो उसमें सफ़ेद धागे से मिलते हैं, जो उसको हाथ पर ऐसे रगड़ देते थे तो खुजली सी हो जाती थी। अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल किया होगा वो महसूस कर रहा होगा। तो वो जो खुजली सी हो जाती थी उसका मतलब वो जो धागेनुमा संरचना होती थी वो बहुत चमकदार होती थी। चमकदार का मतलब उस केबल के अंदर उस चमकदार धागेनुमा संरचना का उपयोग हम उसको परावर्तक बनाने के लिए करते थे। उसके अंदर के पृष्ठ को किसके लिए करते थे, परावर्तक बनाने के लिए हम उसका उपयोग करते थे। तो ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग अब तक महत्वपूर्ण उपयोग ये था कि ये टेलीफोन लाइन होती है, या आप भी कह सकते हो दूरसंचार प्रणाली में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। अभी भी किया जाता था, पहले किया जाता था, लेकिन अब ये जो टेलीफोन लाइन वाला सिस्टम है वो कम हो गया है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कम हो गया है। लेकिन इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में इसके उपयोग बढ़ गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, अगर उदाहरणों में बात की जाए, पूर्णांतर परावर्तन के उदाहरणों में बात की जाए तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम, उसमें जनरल साइंस भी आती है। ये प्रीलिम्स पेपर है जो IAS बोलते हैं ना, इसको सिविल सर्विस एग्जाम होता है। तो उससे जैसे IAS है, IPS है, IRS है, IFS है, जितनी भी ये रैंकिंग है इनका एग्जाम तो एक ही होता है, CSE एग्जाम नाम से जाना जाता है, सिविल सर्विस एग्जाम। तो इन पर रैंकिंग के आधार पर पोस्टें मिलती हैं। टॉप रैंकिंग वाले IAS होते हैं, फिर IPS होते हैं, और IFS होते हैं, IRS होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी बहुत सारी पोस्टेज हैं जो रैंकिंग के आधार पर तय की जाती हैं। तो वहाँ देखो, इससे ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि जो सिविल सर्विस है उसके एग्जाम का ट्रेंड समझना कि किस प्रकार से है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है केवल ऑप्टिकल फाइबर की संरचना पढ़ी है कि इस प्रकार से संरचना होती है ऑप्टिकल फाइबर की। तो पहले इसके बारे में चर्चा जस्ट लास्ट में करूँगा, पहले इसकी संरचना पढ़ ही लेते हैं, तब आपकी समझ में अच्छे से और आएगा कि जैसे इसको देखो, ये ऑप्टिकल फाइबर, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसका अंदर वाला भाग तो सघन होता है, इसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड, कोर कह सकते हो। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है, ये तो कौन सा है? सघन। कैसा है? सघन। अब ये बनाया जाता है कांच या क्वार्टज का। किसका बना होता है? कांच या आप क्या कह सकते हो? क्वार्टज। कांच या किसका बना होता है? क्वार्टज का। तो प्रकाशिक तंतु किससे बनाया जाता है? कांच या क्वार्टज से।
अब इसमें क्या होता है, प्रकाशिक तंतु के दो भाग होते हैं, एक तो क्रोण होता है कोर वाला, और एक होता है हृदयपट्टन। हृदयपट्टन ये ऊपरा भाग है हृदयपट्टन। वैसे हिंदी में शायद ही इसका नाम कोई जानेगा, क्योंकि हृदयपट्टन मुझे भी बड़ी मुश्किल से सर्च करने से मिला था, इंग्लिश वर्ड लिखा मिलेगा इसका हृदयपट्टन। इसको क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है, आपको क्लैडिंग लिखा मिलेगा। यहाँ से आगे आपको लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब आप एमएससी करोगे फिजिक्स से, वो एक अलग बात है आप नहीं करो, लेकिन किसी से भी आप एमएससी करोगे तो उसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ी विशेष परेशानी बन जाती है। क्योंकि जब मैंने भी बीएससी के बाद में जब एमएससी की थी, तो मैं पहले 2 साल मैथ पढ़ाया था, 11th-12th का मैथ पढ़ाता था मैं। तो फिर मुझे प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब मैं एमएससी कर रहा था तो वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम तगड़ी थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से फिर इंग्लिश मीडियम में गया। तो वहाँ इंग्लिश मीडियम की जब फिजिक्स को पढ़ा तो वहाँ बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम आने लग गई। जब मैं मैथ पढ़ाता था तो मैथ पढ़ाना छोड़ना पड़ा मुझे, छोड़ करके फिर प्रॉपर रूप से एमएससी की, तब उसमें कोई व्यवस्था बन पाई। अन्यथा वहाँ अगर मैं मैथ पढ़ाता रहता तो व्यवस्था खराब हो जाती। बजाय क्या थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कमी नहीं थी, कॉन्सेप्ट तो शानदार थे, लेकिन वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ 2 साल इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस की, लेकिन वो उस टाइम अब फिर इंग्लिश शानदार हो गई, वो 2 साल में इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी लैंग्वेज है। आगे आपके लिए एक बहुत बड़ा कांटा बनेगी। और जो बच्चे अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे, और बाकी पुलिस पटवारी चटवारी जो भी होते हैं, अब सेक्रेटरी है, तो इनमें क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं, खूब चलते हैं। तो लेकिन अगर आप किसी अच्छे लेवल की जैसे आरएएस की तैयारी करोगे, आईएएस की तैयारी करोगे, तो वहाँ कभी कभार हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। कभी कभार क्या, हमेशा ही करते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के अच्छे राइटरों की बुक्स नहीं मिलती। अच्छे राइटरों की जो बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में नहीं है। जैसे फिजिक्स में बात करो, आप यहाँ से आगे जब आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों को वो एचसी वर्मा की बुक पढ़ेंगे, तो वो उसका हिंदी वर्जन अवेलेबल ही नहीं है। जब आप आईआईटी की तैयारी करो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़नी पड़ेगी। आपको सर में नहीं आएगी, तो ये तो मेंटेन करना पड़ेगा सब कुछ। यदि आप आईआईटी नीट की तैयारी करोगे तो बहुत सी बुक्स ऐसी हैं, जैसे मैं फिजिक्स के बारे में बात करूँ तो एचसी वर्मा की बुक आती है, अब वो इंग्लिश मीडियम आती है, उसकी हिंदी मीडियम में आता ही नहीं है कुछ, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आईआईटी में एग्जाम एचसी वर्मा की बुक से काफ़ी बिलोंग करते हैं, बहुत से क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। वैसे आपको मैं फिजिक्स के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, यूनिवर्सल की बुक। तो यदि आप उसको स्वयं पढ़ोगे ना, तो वो सेल्फ स्कोरर बुक है, आप खुद भी स्कोरिंग कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप खुद उसको घर बैठ के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और उसमें बहुत सा मैटर दिया हुआ है और शानदार मैटर दिया हुआ है। तो देखो अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ देखो, ये तो अंदर वाला भाग तो क्या हो गया, क्रोण सघन हो गया, और हृदयपट्टन ये बाहर वाला क्या हो गया, क्लैडिंग हो गया। अब देखना, ये तो सघन है और ये कैसा है, विरल है। तो ये माध्यम कौन सा हो जाएगा, विरल माध्यम है। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, यदि इसमें एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाए, किसी भी भाग से एक बार क्या प्रवेश कर जाए प्रकाश, तो इसके प्रत्येक फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा प्रत्येक फलक से। देखो यहाँ से ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद में दूसरे पृष्ठ पर जब ये प्रकाश किरण आपतित होगी, तो यहाँ से भी क्या होगा, TIR होगा, इस पर भी TIR होगा, इस पर भी क्या होगा, TIR। इस प्रकार से इस किरण का लगातार क्या होता जाएगा, TIR होता जाएगा। ये प्रकाश किरण ऐसे निकल गई। तो उसका टेलीफोन लाइन में यूज किया जाता था। टेलीफोन लाइन में जो भी सिग्नल होते थे, सिग्नलों को जैसे दिल्ली से धौलपुर तक ही भेजना है सिग्नलों को, या धौलपुर से दिल्ली भेजना है, तो उस सिग्नल को जब यहाँ से वहाँ तक भेजना है, वहाँ से यहाँ तक भेजना है, तो ऑप्टिकल फाइबर में जब वो सिग्नल प्रवेश करता था तो उसके प्रत्येक पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते यहाँ तक आ जाता था, और वो सिग्नल हमें जितनी ऊर्जा वहाँ थी उसकी उतनी ऊर्जा हमें यहाँ प्राप्त होती, थोड़ा सा अंतर आता। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो सिग्नल हो, कोई भी संकेत हो या कोई भी प्रकाश किरण हो, उसकी ऊर्जा में विशेष हानि नहीं होती है। तो ये बात क्लियर है। तो प्रकाशिक तंतु क्या करता है कि अंदर वाला सघन माध्यम, बाहर वाला विरल माध्यम है, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो इसमें एक बार यदि प्रकाश किरण प्रवेश कर गई तो उसके प्रत्येक फलक से, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इसके प्रत्येक फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे किरण की ऊर्जा विशेष हानि हुए बिना हमें यहाँ किरण प्राप्त हो जाती है, संकेत प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर हमारे बहुत काम का है। कोई प्रॉब्लम? अब बात आती है
कि मैं इससे पहले आपको एक चर्चा कर रहा था कि ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित एक क्वेश्चन आया, क्योंकि जब मैंने वो पेपर को देखा तो साइंस का पेपर था, तो मुझे लगा कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा, अच्छे से कर पाऊँगा। मैंने उसमें ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन उसका मैंने ट्रेंड समझा कि सिविल सर्विस के एग्जाम का एक ट्रेंड क्या है भाई, इसका टारगेट क्या है, क्या पूछना चाहता है, आपसे कैंडिडेट से क्या उम्मीद करता है, सिविल सर्विस एग्जाम स्टूडेंट से क्या उम्मीद करता है कि इसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो उम्मीद करता है कि ज्ञानात्मक क्वेश्चन कम, मतलब रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम कम होना चाहिए, बच्चे के अंदर अवबोध होना चाहिए, उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था तो उसमें मुझसे ये सब डाटा आता था, अच्छे से सब पता था ऑप्टिकल फाइबर क्या है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि देखो, उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि उससे ये जो सिस्टम है जहाँ तक हमारा ज्ञान क्षेत्र है उससे ऊपर उठ करके उसने पूछा कि भारत में ऑप्टिकल फाइबर की लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछी हुई है। अब हमने ये पढ़ा है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन ये थोड़ी पढ़ा था कि भारत में ये कहाँ से कहाँ तक बिछा हुआ है। तो उसमें ये क्वेश्चन देखा गया तो मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में इसका जो ट्रेंड है, तो ये कैंडिडेट से बस ये उम्मीद करते हैं कि ये नहीं है कि इसका केवल रट लिया हमने इतना कि ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसे होता है, उसका ये देखो भारत में इसका यूज क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आ रहा है, उसका उपयोग बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से यदि आप किसी कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो ये समझ लो कि आपके बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिखा कि भारत में ऑप्टिकल फाइबर की लाइन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के लिए जो बिछी हुई हैं वो कहाँ से कहाँ तक बिछी हुई हैं। तो वो वहाँ मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन देखा तो फील हुआ कि हाँ, कि सिविल सर्विस का एग्जाम है वो इससे थोड़ा सा हट करके पूछता है। ठीक है, तो आपको जो ये मैंने घटना इसलिए सुनाई है क्योंकि ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन के बाद में आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो ग्रेजुएशन के बाद में जब मैंने इसको एक टेस्ट देखा था उसमें एक क्वेश्चन देखा था, तब की फीलिंग है। अब तो वो सारी चीज़ें कवर हो गई, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसके बाद में तो 4 साल हो गए, बीएससी के बाद एमएससी हो गई, बीएड हो गई, तो वो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, तो वो सारी चीज़ें अनुभव से आ जाती हैं। तो लेकिन उस टाइम की मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। जो भी बच्चा अगर सिविल सर्विस में जाना चाहे तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक चीज़ ऑथेंटिक रटने वाली चीज़ होती है ना, उसके अलावा कुछ चीज़ों पर अपने व्यूज देने की कोशिश करें, एक सकारात्मक सोच रखते हुए कुछ व्यूज देने की कोशिश करें। यदि कोई सिविल सर्विस की चाहत रखता हो या प्रशासनिक कोई भी सेवा हो, किसी भी प्रशासनिक सेवा के लिए वो उसके एक तो सकारात्मक सोच प्लस अपने खुद के विचार किसी टॉपिक को लेकर के क्या हैं वो शानदार होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं फिजिक्स है। तो फिजिक्स पढ़नी है हमें, कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना है, क्योंकि हालांकि एक चीज़ें काम की हैं बच्चे की, बहुत काम आएंगी, क्योंकि गाइडलाइंस भी बहुत ज़रूरी होती है कि आगे आपको करियर में क्या करना है। केवल 12 में परसेंटेज बनाना सब कुछ नहीं होता। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या उपयोग है। तो सबसे बड़ा उपयोग तो इसका चिकित्सा के क्षेत्र में, आज के टाइम में बात की जाए तो इसका उपयोग कहाँ है, चिकित्सा के क्षेत्र में। नंबर 1 मैं उपयोग की बात कर रहा हूँ, उपयोग चिकित्सा में। चिकित्सा में कई जगह काम में लिया जाता है। चिकित्सा में विशेषकर बात किया तो एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी चिकित्सा में कई जगह उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं स्पेशली बात करूँ तो जैसे कि एंडोस्कोपी ये जांच होती है शरीर की, अंदर एक नली सी डाल देते हैं और इसके पेट के अंदर की जांच होती है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जांचें भी आ जाती है। कोई भी सूक्ष्म प्रॉब्लम होती है वो भी एंडोस्कोपी से बाहर आ जाती है। यदि अंदर ही कोई पेट की कोई सूक्ष्म प्रॉब्लम है तो बाहर आ जाती है। अब एंडोस्कोपी में क्या होता है कि ऐसे ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, उसको ऐसे डाल देते हैं। अब डालने के बाद में उसका अंदर के पार्ट का चित्रण किया जाता है, अपनी आधुनिक तकनीकी द्वारा उसके अंदर के पार्टों का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, तो उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो इस एंडोस्कोपी में किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एंडोस्कोपी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 2, खिलौनों में। खिलौनों में आपने मेले में देखे होंगे ये लाइटिंग वाले बहुत से खिलौने आते हैं, इसमें पतले पतले पाइप से लगे होते हैं कि नहीं, पतले पतले इस प्रकार से पाइप से लगे होते हैं, बीच में लाइटिंग जलती है, तो वो बहुत कलर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, शानदार लगते हैं कि नहीं। तो आपने वो दृश्य देखा होगा, वो खिलौने देखे होंगे। तो उसमें जो पाइप से लगे हैं, पाइप क्या है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। खिलौनों वो पाइप से लगे हैं वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही प्रकाश डालने पर
पूर्णांतर परावर्तन द्वारा वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे एक शानदार दृश्य बनता है। ठीक है, तो खिलौनों में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसमें, नंबर 3 दूरसंचार प्रणाली में। जैसे टेलीफोन लाइन मैंने बताई थी, अभी भी टेलीफोन व्यवस्था अभी भी है, तो हम अभी भी पढ़ेंगे, और नहीं भी रहेगी तब भी पढ़ेंगे। हम पहले हम टेलीफोन लाइन में इसका उपयोग करते थे। तो टेलीफोन में या आप ये कह सकते हो, या कोई भी दूरसंचार प्रणाली। नंबर 4 दूरसंचार प्रणाली में, ये दूरसंचार के अंतर्गत ही आता है टेलीफोन। टेलीफोन मैंने स्पेशल कर दिया, और दूरसंचार प्रणाली मतलब बहुत सी दूरसंचार की तकनीकी उसमें। तो दूरसंचार प्रणाली में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो इसके उपयोग हुए। अब लास्ट बात आती है कि यदि एग्जाम आया तो हमें कैसे लिखना है। ये तो समझने वाली कहानी हो गई, हमारी समझ में भी आ गया। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर एग्जाम आया तो हमें कैसे लिखना है। कि देखो, प्रकाशिक तंतु पूर्णांतर परावर्तनीय घटना पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु पूर्णांतर परावर्तनीय घटना पर क्या है? आधारित है। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। प्रकाशिक तंतु कांच या क्वार्टज का बना होता है। किसका बना होता है? नोट्सों में मैंने लिखा नहीं है कांच या क्वार्टज का, आप इसको लिख लेना कि प्रकाशिक तंतु कांच या क्वार्टज का बना होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, एक तो क्रोड, एक हृदयपट्टन। जो कोर और क्लैडिंग, जिसके 2 भाग होते हैं, कोर और क्लैडिंग। अब क्लैडिंग वाला जो भाग है उसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक इससे क्रोड से कैसा होता है? कम होता है। ये विरल होता है, ये सघन होता है। तो हृदयपट्टन का अपवर्तनांक क्रोड से कम होता है, अर्थात आप ये लिख देना, अपवर्तनांक नहीं लिखो तो हृदयपट्टन विरल व क्रोड कैसा होता है? सघन होता है। इसकी संरचना की बात होगी। अब प्रकाशिक तंतु को इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसमें यदि एक बार प्रकाश किरण प्रवेश कर जाए, वो भी क्रांतिक कोण से हृदय कोण पर, या प्रकाश किरण की कोई भी सूचना सिग्नल होता है, कोई ध्वनि तरंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है, कोई प्रकाश किरण हो सकती है। जब इस प्रकाश किरण प्रवेश करती है क्रांतिक कोण से हृदय कोण पर हो, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार से लगातार क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जिससे फाइनली हमें जो तरंग मिलेगी या प्रकाश किरण मिलेगी, वो विशेष ऊर्जा हानि के बिना ही मिलेगी, अर्थात उसकी ऊर्जा हानि नहीं होगी। इस प्रकार से हमें जितनी ऊर्जा यहाँ थी तरंग की, उतनी ऊर्जा वहाँ मिल गई। तो इस प्रकार से प्रकाशिक तंतु का उपयोग हम किस में करते हैं? दूरसंचार प्रणाली में करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, चिकित्सा विशेषकर एंडोस्कोपी में करते हैं, खिलौनों में करते हैं, और टेलीफोन लाइन में किया जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो ये आज आपके किसके उदाहरण हो गए? सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, TIR के। अब इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो कल की क्लास में बात कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो गुड बाय बच्चों, कल बात कर लेंगे हम गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन की। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।